हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे और इसके बाद फिर एक पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। जो इसमें क्वेश्चन बचेंगे वो उस पार्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझिए, यहाँ के इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर कर लीजिए और फिर जाके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं सभी वीडियोस में लगभग सारे सवाल कराने की कोशिश करता हूं। सारे चैप्टर जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सभी चैप्टर्स में सभी एक्सरसाइजेज को मैंने कराया है। तो आप सबको देखें और अच्छे से अपने कोर्स को स्टडी करें और पूरा तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाएं। सदिशों का योगफल, ये पहला टॉपिक इसका रहेगा। सदिशों का योगफल किस प्रकार से करते हैं। दो नियम है इसमें, एक त्रिभुज का नियम है, एक समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है। तो ए बी, यदि हम ए से यहाँ सी पर जाना चाहते हैं, देखो इसको मोटे तौर पर समझिए, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस सी पॉइंट पर हमें जाना है और हमें जाना है ए से। तो हमें दो रास्ते नजर आ रहे हैं। तो सीधा सीधा ये रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है, ए से बी जाएं और बी से सी जाएं। तो दोनों रास्ते सी पर ही ले जाकर हमें रोकेंगे। तो ए से सी या ए बी और फिर बी से सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी तक जाने के लिए हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। तो बस यही है त्रिभुज नियम। ये कैसा नियम है, तो सिंपल हो गया। ऐसे तो अब आप सोचोगे कि ए सी ए बी और बी सी, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा पाइथागोरस नियम, है ना। पाइथागोरस का सूत्र याद आ रहा होगा। तो भाई पाइथागोरस पर में इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि ये सदिश की बात हो रही है, ये वेक्टर की बात हो रही है। यदि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो ए सी होगा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के योग के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हमें कहाँ जाना था, सी पे। कौन से रास्ते से, या तो ए सी से चले जाओ या ए बी प्लस बी सी करके चले जाओ। तो ये रास्ता इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए समांतर चतुर्भुज मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए यहाँ से हमें यदि यहाँ जाना है, कहाँ, सी पे। ए से ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ए से सी पर, तो देखिए ये भी ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसे कैसे हुआ, देखो यहाँ से यहाँ गए और इधर यहाँ से यहाँ चले गए। अगर ये ए है और ये बी है, तो देखिए ए सी यहाँ से भी उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए बी। लेकिन ये क्या लिखना ठीक होगा, ऐसा कर सकते हैं हम? तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ जाना है तो हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बी सी प्लस डी सी। ध्यान देना, बी सी ही बोलेंगे इसको, सी भी नहीं बोलेंगे, इसको डी सी ही बोलेंगे, वेक्टर डी सी। और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। ये जो वेक्टर सी है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आएगा। तो ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज नियम। ऐसा करके नहीं जोड़ेंगे, देखो कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये प्लस ये और ये प्लस ये, ऐसा नहीं। हाँ, अगर ऐसे जोड़ना चाहते हैं तो देखो हमें जाना है ए से सी पर। दोबारा से देखो, वेक्टर ए सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। देखो ए बी तो क्या हुआ, वेक्टर बी, और बी सी चूंकि ये ए है, वेक्टर ए है, तो ये बी सी भी वेक्टर ए ही होगा। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, पहले ए और फिर बी, तो बात वही आएगी। तो ऐसे करके समझ ले, चाहे ऐसे, ए से सी पे जाना है हमें तो पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, चूंकि ये भी ए है तो ये भी ए होगा। बस, अगर इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो यहाँ से ए डी प्लस डी सी, वही बात हो गई, ए प्लस बी, फिर भी ए प्लस वेक्टर बी ही आएगा, वेक्टर ए सी। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज नियम। फिर समझिए
सदिश योगफल के गुणधर्म, दो गुणधर्म यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं मैंने, क्रम विनिमयता और साहचर्यता। क्रम विनिमयता क्या होती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि b प्लस ए को वेक्टर b प्लस ए को वेक्टर a प्लस वेक्टर b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही है क्रम विनिमयता, मतलब क्रम का आदान प्रदान, इधर का इधर, इधर का इधर। फिर देखो साहचर्यता क्या होती है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये जोड़ने के बाद में c जोड़े वेक्टर c, तब उसका मान वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर c जुड़कर जो आया होगा, मतलब इसका योग इसके योग में, तो ये आपस में बराबर होते हैं। क्या किया गया है यहाँ कि ब्रैकेट का अंतर किया गया है, पहले a प्लस बी के साथ इसे कंबाइन करके जोड़ के फिर वेक्टर c में जोड़ा, और फिर वेक्टर b प्लस वेक्टर c को जोड़ के फिर वेक्टर a में जोड़ा गया। बस इतना अंतर है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई अंतर इनमें नहीं होता। नेक्स्ट पे आओ, एक सदिश के घटक, ये टॉपिक नेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम एक सदिश लिख देते हैं, OP मान लीजिए XI YJ और ZK। देखिए अदिश घटक और सदिश घटक, दो प्रकार से आपसे घटक पूछे जा सकते हैं, अदिश और सदिश घटक। देखो इसमें, इस वेक्टर में अदिश घटक क्या है, ये जो x है, y है और z है, ये है अदिश घटक, क्योंकि सदिश में नहीं आ रहे हैं। ये कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, माना इस प्रकार से। तो 2 3 4 ये अदिश, और सदिश क्या, ये पूरा 2i 3j और 4k। बस ये ध्यान रखना है, ऐसा मत कर देना कि 2 3 4 तो हो गए अदिश और i j k हो गए सदिश, नहीं, 2i पूरा सदिश, 3j पूरा सदिश, 4k पूरा सदिश। तो ये तीन अलग अलग ये बन गए, ठीक है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु हैं, मान लीजिए P1 है x1 y1 z1, दूसरा है P2 x2 y2 z2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो देखिए दूरी का सूत्र भी यहीं से ज्ञात हो जाएगा। ये है बिंदु O, ये मूल बिंदु है 0 0 0। देखिए यहाँ से अगर हम वेक्टर OP2 को निकालें, OP2 को निकालें तो ये आएगा x2 माइनस 0i y2 माइनस 0j। ये यूनिट वेक्टर j है, तो मैं i j करके ही ऐसे बोलता हूँ, आप याद रखें, यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j ऐसे करके बोल सकते हैं। और ये z2 माइनस 0k, तो ये हो गया x2i y2j और z2k, ये बना। इसी प्रकार से OP1 को भी करेंगे कि x1 माइनस 0 i y1 माइनस 0k सॉरी j और z1 माइनस 0k, ये हो गया x1i y1j और z1k, ये बना। लेकिन हमें चाहिए P1 P2 चाहिए वेक्टर, ये यहाँ से ये P1 P2 ये हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर त्रिभुज नियम लगाना पड़ेगा। देखो ये मान लो कि हमें ये चाहिए। देखो OP1 अगर हमारे पास है, OP2 हमारे पास है, तो ये निकालने के लिए हमें इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इन निशानों को, इन संकेतों को समझिए, ये जो एरो के निशान है, देखो त्रिभुज नियम क्या कह रहा है कि हमें यहाँ से O से P2 पे जाना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, OP1 पे और P1 से P2 पे। मतलब कहने का ये हुआ कि OP2 OP1 और P1 P2 के बराबर है। ये मतलब हुआ ना, इससे त्रिभुज से, देखो अभी बताया था मैंने। तो यहाँ से अगर हम P1 P2 निकालना चाहें तो कहाँ जाएगा, OP1 OP2 के माइनस में जाएगा, बिल्कुल सही। और यही चीज़ तो करनी है कि वेक्टर P1 P2 वेक्टर OP2 माइनस वेक्टर OP1, तो बस हो गई बात। इन दोनों का अंतर हो जाएगा, x2 माइनस x1 i माइनस y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k।
तो ये हो गया। अगर हम इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं तो परिमाण ज्ञात करना आपको पता ही है। क्या करेंगे, इसके जो अदिश फैक्टर हैं, इनके, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, इनके जो अदिश फैक्टर हैं इनके वर्गों का योग, अदिश फैक्टर्स के वर्गों का योग का वर्गमूल यदि कर दिया जाए तो हमें फिर, तो देखिए दूरी का सूत्र आ गया आपका, ये दूरी का सूत्र बन गया। आसान है ना, बस ये थोड़ा समझना होता है कि कैसे है, रटना नहीं है, समझना है। खंड सूत्र पे आ जाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ओ पी क्यू, इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। रियल में वैसे ट्रायंगल है नहीं, ये बिंदुओं को मिलाया गया है केवल, और इनको देखो पी क्यू को विभाजित किया गया है अंतः विभाजित आर के द्वारा, और इसके दो रेशियोज हैं एम और एन। ये अनुपात है, कौन से, तो अंतः अनुपात है ये। तो जब ये हमें आर बिंदु चाहिए, तब ये जो वेक्टर आर है, मीन्स ओ से आर की दूरी जो भी है, ये जब ज्ञात करनी होगी हमें, तो क्या करेंगे, एम बी प्लस एन ए, वेक्टर एन ए अपॉन एम प्लस एन करना होगा। और जब अंतः बाह्य विभाजन की बात आती है, जैसे पी क्यू है ये, और बाह्य कहीं बिंदु आर ले रखा है, तो फिर बाह्य विभाजन की जब बात आती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये माइनस में चले जाते हैं। तो देखिए, अगर प्रूव करने वाली बात है, अगर मैं प्रूव करके दिखाऊं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं प्रूव करके भी आपको एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली, छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं, बट आप बोलें तो सही, ठीक है ना। तो देखिए, अगर होगा अंतः तो प्लस बीच में, और होगा बाह्य तो होगा माइनस बीच में। बस सूत्र याद रख लो फिलहाल के लिए, और चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, है ना। वेक्टर ए आई जे के ये दिया है, इसके परिमाण देखिए। यदि इसका परिमाण ज्ञात करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, आई का जो गुणांक है 1 उसका वर्ग, जे का जो गुणांक है उसका वर्ग, और के का जो गुणांक है उसका वर्ग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3, 1 1 1 √3 हो गया, ठीक है। अब ये हुआ कैसे समझिए, जैसे कि थोड़ा सा एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ इसको, कि एक्स आई वाई जे और जेड के इस प्रकार से एक वेक्टर दिया है, तब इसका जो परिमाण है, मान लीजिए ये ए दिया है वेक्टर, थोड़ा सा अलग से मैं बता रहा हूँ इसको दोबारा से। तो इसका जो परिमाण ज्ञात करना होता है, तो जो आई का गुणांक है एक्स उसका वर्ग, जे का जो गुणांक है वाई उसका वर्ग, और जो के का गुणांक है जेड उसका वर्गों का योग करके वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं, तो परिमाण ज्ञात हो जाता है। फिर बी को देखो, 2i माइनस 7j माइनस 3k, तो अच्छा ये हाँ, परिमाण के लिए निशान लगाते हैं मोड वाला। रूट में 2 वर्ग माइनस 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। देखो ये चिन्ह जरूर आएंगे, जो भी प्लस होगा या माइनस होगा, हाँ भले ही ये प्लस हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शो करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गलत भी माना जा सकता है। इन सबको जोड़ दो, 9 9 18 4 22 2 4 2 6 इतने, ठीक है, ये आया। थर्ड देखो, थर्ड है वेक्टर सी 1/√3i और प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। वेक्टर परिमाण सी का कितना आएगा, वेक्टर सी का परिमाण हो जाएगा वर्गमूल के अंदर इन सब के वर्गों का योग, जो इसके अदिश घटक हैं, अदिश घटकों के वर्गों का योग का वर्गमूल 1/3 1/3 1/3, ये हो गया 3/3, यानी कि 1 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो देखिए ये भी आ गया। इस प्रकार से इनको करना है, तो आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो इसके तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, पता नहीं कितने सारे, समान परिमाण होना चाहिए बस।
तो देखिए कुछ भी सोच लेंगे ए और बी को इस प्रकार से कि देखिए परिमाण आपस में बराबर हो जाने चाहिए। देखो परिमाण हम बराबर शो करेंगे, फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, तो रटना तो बिल्कुल भी नहीं है इसको। मान लीजिए i + 2j + 3k मान लिया हमने, और इसका परिमाण भी देख लो जरा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 4 9 √14। ठीक है, अब इसमें भी देखो एक काम कर लो, जो भी इसके ये अदिश फैक्टर हैं उनको इंटरचेंज करके कहीं भी, जैसे 2 है मैं के में लगा रहा हूँ, ये 3 है मैं आई में लगा रहा हूँ, जे को मैं सिंगल लिख रहा हूँ। तो देखो 3 1 और 2, 1 2 3 थे ना, यहाँ 3 1 2 कर लो, तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये भी आ गया √14, तो आपके आंसर बन गए। कुछ भी बना लो आप, फैक्टर चेंज कर लो, प्लस माइनस में भी जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट फैक्टर अलट पलट के लिख दो ताकि परिमाण सेम आए। नेक्स्ट पे आओ। अब है समान दिशा वाले, यानी कि कोसाइन दिक कोसाइन सेम हो जिसके, तो एक ए मान लो, ये भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिए हमने i + j + k मान लिया ए को, तो बी को इसके सेम घटक में मानेंगे। फिर जैसे 1 है 1 है 1 है, तो इसकी गुणा कर लो, 2 मान लो, चलो 4 मान लो, 2 ही मान लो, 2i 2j 2k। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वेक्टर ए के दिक कोसाइंस क्या बनेंगे, 1/√में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, है ना, याद आ गया क्या होता है। दिक कोसाइंस कैसे निकालते हैं, दिक डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं x/ करके, x² + y² + z², ये, और फिर दूसरा y/, तीसरा z/, लेकिन ये समथिंग सेम रहेगा, तो 1/√3 आ गया। सारे कोसाइंस इतने ही आएंगे, क्योंकि दूसरा भी क्या है 1 है, तीसरा भी क्या है 1 है। फिर देखो b के क्या आएंगे, तो यहाँ 2 में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/4 4 8 4 12 √12। देखो 2/2√3, 2 से गया 2 1, यानी कि 1/√3, और ये तीनों यही आएंगे, तीनों सेम है, क्योंकि 2 ही अपॉन में समथिंग आएगा। तो देखो ये भी और ये भी सेम आ गया, किसके लिए, इसके लिए। तो जो हम मान रहे हैं उसे थोड़ा शो भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये इसलिए आपस में बराबर आए हैं कि दिक कोसाइन ही बन गए इसके। एक्स एवं वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये समान हो। तो देखिए एक सदिश है 2i + 3j, दूसरा है xi + yj। तो यहाँ से देखो तुलना कर लो, सिंपली तुलना करने पर कंपेरिजन, x 2 के बराबर और y 3 के, क्योंकि ये भी i का फैक्टर है ये भी i का है, तो अदिश फैक्टर i वाला x और ये 2, ये j वाला y और ये 3, तो बराबर हो गया। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु भी है, इस सदिश के अदिश और सदिश फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सदिश क्या बनेगा, यहाँ सदिश बनेगा -5 - 2i + 7 - 1j। के इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, के नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये हुआ -7i और +6j। तो अदिश फैक्टर देखिए इसके क्या है, अदिश घटक अदिश हो जाएंगे -7 और 6 प्लस का, और सदिश क्या हो जाएंगे, तो सदिश ये पूरा -7i और 6j। इसमें ऐसा नहीं करना कि i j लिख दोगे अलग से, नहीं, ये काम नहीं करोगे। तो सदिश घटक और अदिश घटक आपके दोनों आ गए। कैसे सदिश निकालते हैं, सूत्र वही लगाया, x2 - x1
आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। भले ही z1 z2 नहीं थे तो कोई बात नहीं, यहीं तक हो गया काम हमारे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर दिए हैं 3 ए बी सी। वेक्टर ए आई माइनस 2j प्लस के, वेक्टर बी माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर सी आई माइनस 6j माइनस 7k। अब इन तीनों वेक्टर्स का योगफल करना है। तो वेक्टर्स का योगफल करना बहुत आसान, सबको एक बार प्लस में लिखो और फिर उनको जोड़ने का जो तरीका है मैं बताता हूँ। सबको प्लस में लिख दिया। आई जितने भी हैं तीनों जगह सबको इकट्ठा कर लो, जे जो भी हैं सबको इकट्ठा कर लो, और के इन सबको भी, ये और ये एक साथ में लिख लो। 5k प्लस का है, ये माइनस का 7k। देखो आई 2i में से 2i गए, 0i बचा। फिर यहाँ देखो माइनस के 8 प्लस 4 कितने बचे, माइनस के 4j बचे। यहाँ 5 1 6 में से 7 गया, माइनस का k बचा। तो ये बचा -4j और -k। ये आपका आंसर आ गया। बस थोड़ा बड़ा इंसान बन गया। हाँ कोई बात नहीं। सदिश दे रखा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश को इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। क्या कैसे, वेक्टर ए ऊपर अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, आई प्लस जे प्लस 2k। सेम लिखो, अपॉन में आई का फैक्टर जे का फैक्टर स्क्वायर कर रहे हैं, और 2 का मीन्स 2k का फैक्टर 2। तो आई जे 2k अपॉन में 1 1 2 और 4 9 यानी कि 3, ये 1/3i 1/3j और 2/3k। सब के 3 अलग अलग से सबको दे दिए। तो ये ठीक है, सही हो गया, गलत हो गया। 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 2 6, √6 आएगा। भाई गलत नहीं करना, सही करना है। सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु पी क्यू इतना है। तो भाई पी बिंदु है 1 2 3, क्यू बिंदु है 4 5 6। तो पहले तो हमें वेक्टर पी क्यू ही ज्ञात करना है, तभी तो बात बनेगी। x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। x2 4 माइनस 1 i, 5 माइनस 2 j, 6 माइनस 3 k। तो यहाँ आया 3i 3j और 3k। अब इसी का हमें परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण ज्ञात करना है मात्रक सदिश, परिमाण तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी तो मात्रक सदिश ज्ञात होगा। तो पहले परिमाण ज्ञात कर लो। सबके जो अदिश फैक्टर है उनका स्क्वायर का वर्गमूल करके दिखा दिया। 9 9 9 27, 27 को 9 27 भी लिख सकते हैं या √27 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 देखो 3 √3 लिख सकते हैं, तो ठीक है, इसमें यूजुअल हो जाएगा क्योंकि कट भी जाएगा ये। देखिए अब हमें करना है यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो ये हो जाएगा वेक्टर पी क्यू अपॉन वेक्टर पी क्यू का परिमाण 3i 3j 3k, और अपॉन में सबके 3√3 अलग अलग। मैंने एक लाइन की बचत कर ली, तुम मत करना, पेज खत्म होने वाला था आपके, तो बहुत सारे पेज हैं आपके पास। कटा कटा, ये भी कटा। तो i/√3 j अपॉन √3
और k/√3। तो देखिए ये भी ज्ञात हो गया। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, तो बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर्स दिए हैं और इसके अनुदिश। वेरी गुड, बहुत आसान सा सवाल है। 2i - j + 2k - a + j - k, इन्हें जोड़ दो आपस में। तो देखो 2i - i एक बार ले लो साथ में, j और j को एक साथ ले लो, k और k को भी एक साथ ले लो। ये i बचेगा, 0j बचेगा, एक k बचेगा। तो अब हम इसका परिमाण ज्ञात कर देंगे। तो 1² 0² 1², ये हो गया कितना? √2। ये बना। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसका? तो हमें इसका यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश चाहिए इसका। तो इसके योग का मात्रक सदिश बराबर इसके अपॉन में इसको रखो परिमाण को। तो ये i और k ही लिख लो बस, j तो क्योंकि 0 हो गया ना, अपॉन में √2। तो यह आया 1/√2i + 1/√2k। तो देखो आसान सा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे आओ। यहाँ पे वेक्टर दिया है, वेक्टर दिया है यहाँ, मान लीजिए इसको a, वेक्टर a 5i - j + 2k, ये दिया है। फिर ये कहा है कि इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। पहले इसी का परिमाण ज्ञात कर लो, वेक्टर a का 5² + -1² + 2² बराबर 25 + 1 + 4, ये हो गया √30। अब इसका अगर हम वेक्टर यूनिट ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का परिमाण, ठीक है, ये होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि वेक्टर a के अनुदिश 8 इकाई वाला सदिश। तो 8 इकाई वाला चाहिए, तो इसका मतलब इसमें पूरे में 8 से गुणा कर लो बस, ये होगा। देखो तो 8 और ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर a को 5i - j + 2k अपॉन में ये √30। तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 अपॉन √30i, फिर माइनस 8 अपॉन √30j, 8 दूनी 16 अपॉन √30k। तो ये अलग अलग से सबको लिख दिया। तो ये आ गया जो इसको चाहिए था, वेक्टर a के अनुदिश 8 इकाई वाला सदिश, ये बन गया। बहुत आसान से सवाल है, लेकिन थोड़े चेंज, सारे ही सवाल हैं, कुछ ना कुछ चेंज है इनमें, इसलिए मैं सारे सवाल कराता हूँ और आपको भी सारे करने चाहिए, तभी जाके आप अच्छा नॉलेज ग्रहण कर पाएंगे। अधूरा ज्ञान घातक होता है, ध्यान दीजिए, इसलिए खूब अच्छे से पढ़ें, सारे सवाल पढ़ें और खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक के लिए। ओके, थैंक यू।